नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवर पास्ट 3 इस एनसीईआरटी से अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस जैसे कि यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, तो प्रीलिम प्लस मेंस की तैयारी के लिए, प्रीलिम प्लस मेंस की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आपको कॉल करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और यूट्यूब पर जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, इन वीडियोस की लिंक मिलेंगी। इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, किस तरह यूरोप से आई एक छोटी सी कंपनी यहाँ पर अपना साम्राज्य बनाने में कामयाब होती है। कंपनी की सत्ता किस तरह से स्थापित होती है। औरंगजेब मुगल बादशाहों में जो शक्तिशाली बादशाह थे, उनमें से सबसे लास्ट शक्तिशाली बादशाह था। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जो जमींदार थे दोस्तों, इन लोगों ने अपनी ताकत दिखाना शुरू की। इन लोगों ने अपनी ताकत दिखाना शुरू किया। उन्होंने अपने क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी क्षेत्र के रूप में नहीं रह सकी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब मुगल बादशाहों में जो शक्तिशाली बादशाह होकर गए हैं, इनकी इनकी अगर हम लिस्ट देखें तो इस लिस्ट का लास्ट बादशाह था। ठीक है, मुगल बादशाहों में शक्तिशाली बादशाह जो थे, इसका आखिरी बादशाह औरंगजेब था। औरंगजेब ने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है दोस्तों, उसके मृत्यु के समय जहाँ मुगल जिस एरिया पर रूल किया करते थे, वहाँ पर जो अलग अलग जमींदार और सूबेदार हुआ करते थे, जो कि ताकतवर थे, इन लोगों ने अपनी ताकत दिखाना शुरू किया। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लोग पहले मुगल के अंडर रहा करते थे, वो लोग अब इंडिपेंडेंट होने लगे। वे लोग अब अपने आप को ही एक तरीके से सूबेदार या अपने आप को ही उस पर्टिकुलर एरिया का राजा के रूप में स्टैब्लिश करने लगे। और दिल्ली जो कि एक प्रभावी क्षेत्र के रूप में था, प्रभावी केंद्र के रूप में था दोस्तों, अब ज़्यादा समय तक अपना अपना जो पहला स्टेटस था उसे बचा नहीं सका। ठीक है, दिल्ली ज़्यादा दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रहा। राइट। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। 18th सेंचुरी के दोस्तों उत्तरार्ध तक एक नई ताकत यहाँ पर उभरने लगी थी। इस ताकत का नाम था ब्रिटिश। ये थे ब्रिटिशर्स। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ब्रिटिशर्स शुरू में एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में यहाँ पर आए थे। एक व्यापारी कंपनी के रूप में ये लोग यहाँ पर आते हैं और इतने बड़े एरिया पर अपनी सत्ता सत्ता स्थापित कर पाते हैं। ये इन्होंने किस तरह से किया, यही सब चीज़ें इस बुक में हम देखने वाले हैं। पहले पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में ये लोग भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप यही सब चीज़ें देखने वाले हैं। राइट। तो इस अध्याय में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहली स्लाइड्स पर हमने क्या देखा, पहली स्लाइड पर हमने क्या देखा। शुरू में हमने यहाँ पर बात की औरंगजेब के बारे में। दो तीन बातें क्लियर होनी चाहिए औरंगजेब के बारे में। मुगल बादशाहों में सबसे शक्तिशाली जो बादशाह थे, इसमें से आखिरी बादशाह था औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार थे, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद ये अपनी ताकत दिखाने लगे और एक तरीके से इंडिपेंडेंट रूप में ये अपना काम करने लगे। बिकॉज ये समझते थे कि औरंगजेब के बाद जो जिसने भी थ्रोन को सक्सीड किया था, वो उतना पावरफुल नहीं था कि इन लोगों पे कंट्रोल कर सके। इसी समय दोस्तों दूसरी चीज़ें भी हो रही थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। अंग्रेज़ जो कि एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे और देखते ही देखते किस तरीके से यहाँ पर ये स्वामी बन जाते हैं, किस तरह से अपना साम्राज्य स्थापित कर पाते। शुरू में अंग्रेज़ों को इन सब चीज़ों में किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं थी, बट ऐसा क्या हुआ कि चीज़ें बदलती गई। यही सब चीज़ें इस अध्याय में हम देखने
वाले हैं। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझा होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहादुर शाह जफर और उनका उनका जो लड़का था, इन्हें कैप्टन हडसन द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, राइट। ये सब चीज़ें आपको बुक में देखने को मिलेंगी, ये सब पिक्चर्स आपको बुक में देखने को मिलेंगे। ये वो रास्ता था दोस्तों 18th सेंचुरी में जिसे ढूंढा गया था, आई मीन जिसे जिसकी तलाश की गई थी इंडिया तक, इंडिया सब कॉन्टिनेंट तक पहुंचने के लिए, व्यापार करने के लिए यूरोपियन लोगों द्वारा, राइट। अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, राइट। यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में आती है, पूर्व में आती है। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया, जिसे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों वहाँ की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, इनसे एक चार्टर हासिल किया, जो कि एक इजाज़तनामा था कि पूरब पूरब से, ईस्ट से अब यही लोग व्यापार कर सकेंगे। इस इजाज़तनामे का मतलब ये था दोस्तों कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं ले सकती है, ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं ले सकती है। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। इस चार्टर के सहारे ये कंपनी समुद्र के पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, ठीक है। वहाँ से सस्ती कीमतों पर चीज़ों को खरीद कर यूरोप में ऊंची कीमत पर उसे बेच सकती थी। कंपनी को दूसरे अंग्रेजी व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भी भय नहीं था। दोस्तों उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी, राइट। जब कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होता है तो ऐसे में सस्ती चीज़ों को खरीद कर उसे ज़्यादा कीमत पर बेचा जा सकता है, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो शाही दस्तावेज था, ये दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजार में आने से नहीं रोक सकता था। पर्टिकुलरली जिस देश के ब्रिटिशर्स से, जिस देश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस देश से तो इन्हें चार्टर मिल चुका था, पर यूरोप में ये अकेला ही मुल्क नहीं था, अकेला ही देश नहीं था, दूसरे देश भी थे। तो इन देशों के लोगों को यहाँ तक आने से ये चार्टर किसी भी तरह से नहीं रोक सकता था, राइट। तो ये शाही फरमान था दोस्तों, बट ये इसका एक तरीके से लिमिटेड फंक्शन था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप को चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। तब तक दोस्तों जो पुर्तगालीज थे, इन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने 1498 में 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने का एक समुद्री मार्ग का पता लगाया था, ठीक है। पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग के बारे में इन्होंने पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। तो देख सकते हैं आप कि जो यूरोपियन देश है और इन देश के जो व्यापारी होते हैं, इनका इंटरेस्ट होता है इस एरिया में। इंग्लैंड के ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों एक तरीके से परमिशन तो मिल जाती है कि वो उस देश की कोई भी जो दूसरी कंपनी हो वो कंपनी इनके साथ कंपटीशन नहीं करेंगी। बट यूरोप के जो दूसरे देश थे, जैसे कि यहाँ पर पुर्तगाल की बात की जा रही है, फ्रांस की बात की जा रही है, डच की बात की जा रही है, राइट। तो ये जो कंट्रीज थी दोस्तों, यहाँ के लोग तो आने वाले थे और पुर्तगाली तो पहले से पहुंच चुके थे। और देखा जाए तो 1498 में 1949 1498 में पहली बार वास्को द गामा ने ही इस रास्ते को खोजा था, राइट। वास्को द गामा ये पहला यूरोपियन पर्सन था इस रूट के माध्यम से इंडिया जो पहुंचा था, ओके। अब समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी ही चीज़ें खरीदना चाहती थी, बिकॉज ये कंपनियां इन चीज़ों को लेकर यूरोप ही जाने वाली थी ना। इसीलिए एक तरीके से ये भी समस्या थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय व्यापारियों ने इन चीज़ों की कीमतों को बढ़ाने की, मतलब इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा था।
यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी थी दोस्तों। अब इन चीज़ों की कीमतें जिस तरीके से बढ़ती जा रही है हमारे इंडियन मार्केट में, और ये लोग इंडियन मार्केट से ये चीज़ें परचेज कर रहे हैं और अपने मार्केट में जाकर इसे बेच रहे हैं। जब ये ज़्यादा दामों पर इसे परचेज करेंगे और सामने बेचेंगे तो जो मिलने वाला मुनाफा है, ये मुनाफा ऑटोमेटिक इसमें कम होता जाएगा जैसे जैसे चीज़ों की कीमतें बढ़ती जाएंगी। जब रॉ मटेरियल ही महंगा होगा तो दोस्तों जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा ये किस तरीके से ज़्यादा मुनाफेदार हो सकता है। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का ये एक ही रास्ता बचा था दोस्तों कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा जो कंपनियां थी जो इनके साथ कंपटीशन कर रही थी इन्हें ख़त्म कर दे। अब इन्हें किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, इन्हें किस तरीके से रोका जा सकता है, राइट। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाई की शुरुआत करा दी, और जो व्यापारी कंपनीज थी इनके बीच एक तरीके से बैटल्स होने लगी, लड़ाइयाँ होने लगी, राइट। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती थी और रास्ते में रुकावटें खड़े कर देती थी और माल से लदे जहाज़ों को दोस्तों आगे बढ़ने से रोक देती थी एक्चुअली। इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारी चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने के इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि कैसे ये होता है, राइट। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, अगर इन स्लाइड्स को आप देखते हो दोस्तों तो एक बार इसे नज़र हटाइए और मैं क्या बोल रहा हूँ ये देखिए। यूरोप की कंपनियां इंडिया आना शुरू करती है। एक कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके देश से एक तरीके का इजाज़तनामा मिलता है कि पूरब से यही कंपनी व्यापार करेंगी, उस देश की कोई दूसरी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती है। जब ये कंपनी यहाँ पहुँचती है दोस्तों तो ये कंपनी क्या देखती है कि इसके अलावा इसके पहले से ही यूरोपियन कंपनीज यहाँ तक पहुँच चुकी है, राइट। अब इस कंपनी को जो इजाज़तनामा मिला था ये उसके देश की कंपनियों से मिला था, मतलब उसके देश की जो दूसरे कंपनीज होंगी ये इससे कंपटीशन नहीं करेंगी, सिर्फ यही कंपनी की मोनोपोली रहेंगी इस एरिया से ट्रेड करने के लिए। बट दूसरे देशों की कंपनी तो आ गई। अब क्या हो गया, ये लोग क्या करते थे, सस्ते दामों पर यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदा करते थे और महंगे दामों में इसे यूरोप के मार्केट में ले जाकर बेचा करते थे। बट जब खरीदने वाले ज़्यादा आ गए, पहले खरीदने वाला एक था, ठीक है, तो उसे जिस दाम पे दिया जाता था वो अपने मार्केट में ले जाकर बेचा करता था। बट अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट में ख़रीदार एक से ज़्यादा आ गए और एक से ज़्यादा ख़रीदार आने की वजह से जो बेचने वाले लोग थे इन्होंने क्या किया, इन चीज़ों की कीमतों को बढ़ा दिया। और जब इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी दोस्तों तो इनसे मिलने वाला जो मुनाफा था ये मुनाफा कम होने लगा, राइट। अब देखिए इन प्रति और इन्हें समझ में आ चुका था कि ये मुनाफा कम क्यों हो रहा है, बिकॉज दूसरी जो यूरोपियन कंपनीज है ये भी यहाँ पर ट्रेड कर रही है, तो इन्हें किस तरीके से रोका जा सकता है। तो इन्हें रोकने के अलग अलग तरीके का इस्तेमाल किया गया। एक दूसरे के जहाज़ों को रोका करते थे, उन्हें डुबोया करते थे, ठीक है, उन्हें आगे बढ़ने से मतलब रोका जाता था। इस तरीके की चीज़ें होने लगी और इस वजह से इनके बीच में बैटल भी होने लगा। जब दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हो रही थी तो यहाँ के जो उस समय के शासक थे ये इससे किस तरह से दूर रह सकते थे। अब आइए देखते हैं कि कैसे ये इन लोगों के साथ कंपनी की लड़ाई होती है और कंपनी किस तरह से एक टेरिटोरियल पावर बन के सामने आती है। यहाँ पर बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में भी अपना व्यापार शुरू किया था। बंगाल में इस कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री 1651 में लगाई थी जो कि हुगली नदी के किनारे पर लगी हुई थी। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे लगाई गई थी। कंपनी ने कंपनी के व्यापारी दोस्तों यहाँ से अपना व्यापार का काम चलाया करते थे और देखिए इसी स्थान से कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, मतलब जो व्यापारी थे, ये अपना व्यापार ऑपरेट किया करते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था दोस्तों। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही व्यापार बढ़ता गया कंपनी ने सौदागरों को और
व्यापारियों को इनकी जो फैक्ट्री थी जहाँ पर ये माल स्टोर करके रखा करते थे वहाँ पर आके रहने के लिए प्रेरित किया, इन्हें मोटिवेट किया। और दोस्तों तकरीबन 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। राइट, जो उनका जो एरिया था दोस्तों, जहाँ पर आप लोग रह रहे थे, इस आबादी के चारों तरफ एक तरीके से किला बनाना कंपनी ने शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। और देखिए यहाँ पर कंपनी के ऑफिशियल्स क्या करते हैं, मुगल जो अफसर होते हैं इन्हें रिश्वत देते हैं और 3 गांवों की जमींदारी को भी खरीद लेते हैं। इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बनता है। और इन गाँवों में से दोस्तों एक गाँव था कालीकाता, आज जिसे हम कलकत्ता या कोलकाता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। और दोस्तों देखिए औरंगजेब ने भी कंपनी को एक फरमान जारी किया, एक तरीके से इन्हें ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की अनुमति दे दी गई। अब कंपनी ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती थी, बट दोस्तों ये ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की अनुमति तो सिर्फ कंपनी को दी गई थी ना, ये स्पेशल परमिशन या स्पेशल प्रिविलेजेस सिर्फ कंपनी को दी गई थी। बट कंपनी के साथ साथ कंपनी के जो ऑफिशियल थे, अधिकारी थे, ये भी दोस्तों साइड में अपना व्यापार करते थे। तो ये लोग क्या करते थे, ये जो फरमान इन्हें दिया गया था, एक शाही आदेश जिसे कहते हैं, इसका इन्होंने मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। और ये फरमान सिर्फ कंपनी के लिए था पर्टिकुलरली, बट इसका ये सेल्फ यूज भी करने लगे थे। राइट, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगज़ेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें इस तरह की छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी दोस्तों शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल का जो राजस्व वसूल किया जाता था इससे बंगाल का जो राजस्व वसूल किया जाता था, जो रेवेन्यू यहाँ पर कलेक्ट होता था, ये एक तरीके से कम होता गया। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते? हाउ हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट? तो ऐसी ऐसी स्थिति में बंगाल के उस समय के जो नवाब थे ये विरोध कैसे ना करते? तो फिर बंगाल के नवाब ने विरोध किया और दोस्तों इनके बीच में टकराव हुआ। अब हम बात करते हैं व्यापार से शुरू हुई बातें किस तरह युद्ध तक चली जाती है। हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स। राइट, देखिए अर्ली 18th सेंचुरी अर्थात 18वीं सदी के शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाब का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे इनका जो टकराव दोस्तों इस पीरियड में काफ़ी बढ़ गया था। और ये वही समय था जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। जैसे कि हमने शुरू में देखा ना कि जो बड़े सूबेदार थे, जमींदार थे, ये लोग अपनी ताकत दिखाने लगे थे। राइट, तो ये इस बारे में तो हमने शुरू में ही देखा था। ओके, उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उनके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। देखिए मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल के नवाब बनते हैं अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बाद दोस्तों बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। राइट, तो ये लोग थे बंगाल के नवाब। ये सभी दोस्तों एक तरह से शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायत देने से साफ मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। राइट, और उसके किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार का राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों ने उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। नवाबों को और उनके अधिकारियों को इनके द्वारा अपमानित करने का प्रयास किया गया। राइट, कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है।
अब कंपनी की भी दोस्तों अपना पक्ष था। कंपनी कह रही थी कि जो स्थानीय अधिकारी अधिकारी है, इनकी जो बेतुकी मांगे हैं, इनकी मांगों की वजह से इनके व्यापार पे असर हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। राइट। ये टकराव दिनों दिन दोस्तों गंभीर रूप लेता गया और अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में होती है। फाइनली देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, जिससे कन्फ्रंटेशन हुआ और फाइनली प्लासी की लड़ाई होती है। अब बात करते हैं प्लासी की लड़ाई के बारे में। तो दोस्तों देखा जाए तो 1756 की ये बात है, जब अलीवर्दी खान की मृत्यु होती है 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनते हैं। अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक कठपुतली नवाब चाहती थी, एक ऐसा नवाब चाहती थी जो कंपनी के पपेट के रूप में काम करे। ओके, एक कठपुतली नवाब कंपनी चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। और दोस्तों कंपनी कोशिश कर रही थी पीछे से कि सिराज उद्दौला के जो प्रतिस्पर्धी थे उनमें से किसी को नवाब बना देते हैं, और जिससे वो नया जो नवाब होगा ये इनके पपेट के रूप में काम करेगा, और जिस तरीके की रियायतें, जिस तरीके की सुविधाएं इन्हें चाहिए, ऐसी सुविधाएं इन्हें मिलेंगी। ये कोशिश तो ये करते हैं दोस्तों, बट इनकी कोशिश कामयाब नहीं होती है। इन्हें इस काम में कामयाबी नहीं मिलती है। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे दोस्तों, तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए गए दोस्तों, और इन अंग्रेजों को और उनके जो ऑफिशियल्स थे, इन लोगों को एक तरीके से एक जगह बंद कर दिया गया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। राइट। तो इसके बाद नवाब कलकत्ता की ओर जाता है और कलकत्ता स्थित जो किला था उसे कब्जा करने के लिए उस ओर आगे बढ़ता है। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। दोस्तों फिर इसके बाद क्या होता है, तो इस तरीके की स्थितियां बनती आ रही थी। नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली, नेगोशिएशन की कोशिश हुई। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव कंपनी की आर्मी लेकर जाता है सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ने के लिए प्लासी के मैदान में। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारी भी थी। ठीक है दोस्तों, नवाब सिराजुद्दौला की प्लासी की लड़ाई में जो हार हुई है, इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि उनके जो एक सेनापति थे जिनका नाम मीर जाफर था, राइट, ये सही तरीके से इस लड़ाई में नहीं लड़ते हैं। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को अगला नवाब बनाया जाएगा। और दोस्तों ऐसा लालच जब मीर जाफर को मिला तो मीर जाफर ने एक तरीके से अपना जो दायित्व बनता था, जो काम बनता था, जो उसे करना चाहिए था, वो नहीं किया। और इस लालच की वजह से दोस्तों ये इस युद्ध में इसकी टुकड़ियां नहीं पहुंची और सिराजुद्दौला को एक तरीके से हारना पड़ा। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी। अब प्लासी में जो हार हुई थी दोस्तों, प्लासी की जंग इसीलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की सबसे पहली बड़ी जीत थी। प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया। सिराजुद्दौला को मारने के बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार नहीं थी। इसकी कंपनी की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। शासकों की मदद से
बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता है। मतलब देखिए, शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही वो काम किया जा सकता है जो कंपनी करना चाहती थी। राइट, ये कंपनी इनडायरेक्टली दोस्तों रूल ही करना चाहती थी अगर देखा जाए तो। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्होंने दोस्तों तब अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। बिकॉज वो कठपुतली नवाब तो थे बट उनकी भी तो अपनी प्रजा थी। तो कंपनी फिर क्या करती है? ऐसे में दोस्तों कंपनी की ओर से क्या किया जाता है? व्हाट कुड द कंपनी देन डू? ओके, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम नवाब बन जाता है, मीर जाफर को रिप्लेस करता है। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में 64 में हुई, जिसमें मीर कासिम हार गया। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया। मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। तो दोस्तों क्या होता है, 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हम खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो क्लाइव का दोस्तों यहाँ पर ऐलान ये होता है कि अब वे खुद ही नवाब बनेंगे। राइट, क्लाइव अब खुद ही नवाब होगा। इस तरीके का ऐलान इनके द्वारा किया जाता है। फाइनली आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। तो दोस्तों 1765 में मुगल सम्राट के द्वारा कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया जाता है। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था। लेकिन दोस्तों उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। जो गोल्ड और सिल्वर ब्रिटेन से आता था, इसके बदले ज़्यादातर चीज़ें कंपनी यहाँ से खरीदा करती थी। ओके, कंपनी को खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही थी। अब भारत में होने वाली आमदनी के सहारे कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। जो अपने एक्सपेंसेस थे दोस्तों, कंपनी भारत में होने वाली आमदनी के ज़रिए पूरा कर सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी। इसी कमाई का यूज़ कर कर ये कंपनी भारत में कॉटन और सिल्क के टेक्सटाइल को खरीदा करती थी, अपनी फ़ौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किलों और दफ्तरों का निर्माण की लागत उठा सकती थी। राइट, तो कलकत्ता में दोस्तों फोर्ट और ऑफिसेज बनाना पड़ते थे। देखिए, इन सब कामों के लिए कंपनी को जिस धन की आवश्यकता थी, जो पैसे की आवश्यकता थी, अब इस रेवेन्यू से ये का पैसा मिल रहा था। इसी रेवेन्यू का यूज़ कर कर कंपनी दोस्तों सिल्क और कॉटन को खरीदती थी। राइट, अपने जो ट्रूफ्स होते थे इन्हें मेंटेन रखती थी। और देखिए, जो बिल्डिंग्स बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती थी, जैसे कि फोर्ट और कंपनी के लिए ऑफिसेज बनाने के लिए धन की ज़रूरत होती थी, ये भी लगभग रेवेन्यू से आता था। इसके पहले ब्रिटेन से सिल्वर और गोल्ड आते थे दोस्तों, और ज़्यादातर चीज़ें यहाँ से रॉ मटेरियल के रूप में खरीदी जाती थी और ये ब्रिटेन जाया करती थी। अब ये जब से प्लासी का युद्ध होता है और बंगाल की दीवानी मिलती है अंग्रेज़ों को, तो दोस्तों ये चीज़ें भी रुक जाती है। वहाँ से गोल्ड और सिल्वर आना रुक जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें बदल रही थी। तकरीबन साल चल रहा था 1765। अब कंपनी के अफसर दोस्तों नवाब बन बैठते हैं। ये क्या बात है? नवाब बनने का मतलब था, इसका एक मतलब तो यही था दोस्तों कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों थी। राइट, कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह ही यहाँ पर रहता था। नवाब बनने की ख्वाब देखा करता था। प्लासी के युद्ध के बाद
आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पे ज़मीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह दोबारा गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत तकरीबन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा थी। राइट, इसकी दौलत दौलत अगर हम यहाँ पे पाउंड्स में देखें तो 4 लाख तक थी। राइट, दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। और देखिए, जब इसे दूसरा कार्यकाल दिया गया था तो इसे एक और काम भी दिया गया था कि कंपनी के अंदर जो इंटरनल करप्शन है, इस इंटरनल करप्शन को रोकने का काम क्लाइव करे। बट दोस्तों, क्लाइव की संपत्ति अगर हम पाउंड्स में देखते हैं तो करप्शन करप्शन में क्लाइव का क्या रोल था, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। राइट, तो जिस तरीके का काम उन्हें दिया गया था मिस्टर क्लाइव को, शायद वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, 1772 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी। सरकार को उसकी अक्रूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया। देखिए, उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से तो छूट गया था, वो रॉबर्ट क्लाइव को मतलब बरी हो गया था। लेकिन 1774 में दोस्तों इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। तो देखिए, कंपनी के ऑफिशियल्स नवाब बनते हैं। इस पेज पर हमने क्या कुछ चीज़ें देखी। देखिए दोस्तों, इस पेज पे हमने स्पेशली यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में इंफॉर्मेशन देखी। रॉबर्ट क्लाइव, जिसे 2 बार एक तरीके से गवर्नर बनाया गया था, दूसरी टर्म में इसे कंपनी के अंदर जो इंटरनल भ्रष्टाचार हो रहा था, करप्शन हो रहा था, इसे रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी दोस्तों। बट ये पूरी तरीके से इसे नहीं कर पाया और इसने इतनी इतनी संपत्ति जमा कर ली कि एक तरीके से इसकी संपत्ति पर संदेह होने लगा और ब्रिटिश संसद में इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसे आरोपों के अगेंस्ट सफाई देनी पड़ी। ये मुक्त तो हो गया था, मतलब देखिए, भ्रष्टाचारों के आरोपों से इसे बरी तो कर दिया गया था। बट 1774 में दोस्तों इसने आत्महत्या कर ली। चलिए अब आगे चलते हैं। बट देखिए दोस्तों, एक बात ये भी है कि कंपनी के जो सभी अधिकारी थे ये क्लाइव की तरह नहीं थे। इन सभी लोगों ने क्लाइव की तरह संपत्ति को जमा नहीं किया, मतलब इतनी तादाद में संपत्ति ये जमा नहीं कर पाए। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही उनकी मौत हो जाती थी। या दोस्तों देखिए, वो बचे ही नहीं। कुछ अधिकारी तो कम उम्र में यही मर गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से जो बहुत सारे लोग थे दोस्तों, इन अधिकारियों में से ज़्यादातर जो अधिकारी थे, बहुत सारे जो लोग थे, ये भ्रष्ट नहीं थे। राइट, उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस इतनी ही थी कि भारत में आए, ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन में लौटकर आराम से अपनी ज़िंदगी को बसर करें। मतलब भारत आना है, ठीक ठाक पैसा कमाना है, वापस ब्रिटेन जाना है और अच्छे से ज़िंदगी को जीना है। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यही भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। देखिए, ये जो नवाब था, इसका क्या अर्थ था कि जो लोग ब्रिटेन से इंडिया आते हैं, यहाँ पर कंपनी के लिए काम करते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं और अमीर बनते हैं एक्चुअली, वापस ब्रिटेन जाते हैं और वहाँ पर आराम से अपना जीवन, आलीशान जीवन व्यतीत करते हैं, तो इन्हें ही दोस्तों नवाब कहा जाने लगा। एक तरीके से ये जो नवाब शब्द था, ये नवाब शब्द का ही अंग्रेजी संस्करण था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखा करते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। तो एक तरीके से दोस्तों इन पर कार्टून भी बनते थे, नाटक में इनका मजाक भी उड़ाया जाता था। ब्रिटिश सोसाइटी इस तरीके से इन्हें देखा करती थी और इन्हें उन लोगों के रूप में देखा जाता था दोस्तों, जो बहुत ही जल्दी कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर पहुंचे हैं। अब कंपनी का रोल किस तरीके से एक्सपांड होता है, कंपनी किस तरह से अपना शासन फैलाती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो
अगर हम एक तरीके से इस चीज़ का एनालिसिस करें, इस चीज़ को एनालाइज़ करें, तो हमें ये देखने को मिलता है कि 1757 से लेकर 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्ज़े की प्रक्रिया को अगर देखा जाए, इसे एनालाइज़ किया जाए, तो कुछ बातें हमारे सामने आती है, कुछ बातें हमें समझ में आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला नहीं किया था। ठीक है, किसी न्यू एरिया पर कंपनी ने डायरेक्टली दोस्तों मिलिट्री अटैक नहीं किया था उसे एनेक्स करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए। मतलब ये सीधे सीधे डायरेक्टली मिलिट्री कैंपेन को लॉन्च नहीं करते थे। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का ही इस्तेमाल किया था। तो किसी भी इंडियन टेरिटरी पर अपना टेरिटरी को हथियाने से पहले दोस्तों पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड का इन लोगों ने यूज़ किया था, राइट। और इसके बाद ही ये एरिया को एनेक्स किया करते थे। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई होने के बाद 1764 में कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। कंपनी ने क्या किया दोस्तों, जो भारतीय रियासतें थी, इन रियासतों में अपने रेजिडेंट को तैनात कर दिया। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक प्रतिनिधि हुआ करते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना होता था। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना होता था। रेजिडेंट के माध्यम माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसे बिठाया जाएगा, किस तरह से, मतलब इस तरह से ये लोग एक ये जो कंपनी के अफसर्स हुआ करते थे, ऑफिशियल्स हुआ करते थे दोस्तों, चीज़ों को प्रभावित करने की कोशिश किया करते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासतें इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपना स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उस कंपनी की तरफ से दोस्तों उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा दी जाती थी, राइट। और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा भी दिया जाता था। तो एक तरीके से ये जो सब्सिडरी अलायंस था, ये यहाँ पर आ जाता है। अगर सब्सिडरी अलायंस को हम समझे दोस्तों, तो ये इस तरीके की चीज़ थी कि जो कंपनी की आर्मी होंगी, ये आर्मी एक तरह से अपना काम करेंगी, ये आर्मी दूसरे को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी और इन रिटर्न इन्हें पैसे भी पे करने होंगे। सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे, तो जुर्माने के तौर पे उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे 1798 से लेकर 1805 तक दोस्तों, तो उन्होंने अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया किया था, राइट। ये सहायक सेना की वजह से हुआ था, बिकॉज ये सहायक सेना का पैसा अदा नहीं कर पा रहे थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। तो सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी फोर्सेस का जो रोल था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, राइट। तो देखिए दोस्तों, इन स्लाइड्स पर हमने क्या देखा कि कंपनी किस तरीके से अपना रोल एक्सपांड करती है। देखिए कंपनी ने अपना रोल कैसे एक्सपांड किया, अगर हमें इसे समझना है, तो प्लासी की लड़ाई से लेकर जब जो 1857 का जो युद्ध होता है, 1857 का जो संग्राम होता है, राइट, जो रिवॉल्ट होता है, यहाँ तक अगर हम देखें दोस्तों, तो हमें किस तरह से चीज़ें हो रही थी, घटना घटित हो रही थी, इसे देखना होगा। पहली बात, कंपनी डायरेक्टली किसी भी नए एरिया पर मिलिट्री अटैक लॉन्च नहीं किया करती थी, ठीक है। इसके बजाय कंपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक मेथड का यूज़ करती थी दोस्तों। और किसी भी एरिया को एनेक्स करने के पहले वे वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया करते थे, अपना प्रभाव बढ़ाया करते थे, और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड के माध्यम से अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ किया करते थे। जब बक्सर की लड़ाई होती है, बक्सर की बैटल होती है, इसके बाद तो दोस्तों कंपनी ने अपने रेसिडेंट को इंडियन स्टेट्स में तैनात कर दिया था, इन्हें नियुक्त कर दिया था। अब ये जो कंपनी के अफसर थे दोस्तों, ये वहाँ पर पर्टिकुलरली एक एजेंट के रूप में काम किया करते थे, जो पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट हुआ करते थे। बट दोस्तों इनका जो काम था, ये कंपनी के मतलब एक तरह से कंपनी
के इंटरेस्ट में जो चीज़ें हैं ये लोग वहाँ पर वैसी चीज़ें किया करते थे। एक तरह से दोस्तों ये इंटरनल जो अफेयर्स होते हैं इंडियन स्टेट के, ये रेजिडेंट उन इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर किया करते थे। ये ट्राई किया करते थे कि अगला सक्सेसर कौन होगा थ्रोन का, किसे किस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठाया जाएगा, राइट। तो लालच भी दिया करते थे। और इसी से दोस्तों आगे सब्सिडरी अलायंस भी निकल कर आता है। अब ये जो सब्सिडरी अलायंस होता है इसमें इंडियन रूलर्स जो होते हैं इनके पास अपनी इन्हें इंडिपेंडेंट फोर्सेस रखने की अनुमति नहीं थी। ये दोस्तों कंपनी की फ़ोर्स को रखेंगी, कंपनी की फ़ोर्स के लिए फ़ोर्स को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा आएगा ये खर्चा भी इन लोगों को देना होगा, राइट। अगर खर्च देने में, पैसा देने में ये लोग फेल हो जाते हैं तो ऐसे में कंपनी उस एरिया को कैप्चर कर लेंगी। और ऐसा ही रिचर्ड वेलेस्ली ने किया था, जो कि गवर्नर जनरल था 1798 से लेकर 1798 से लेकर 1805 तक। इसने दोस्तों जो अवध के नवाब थे, जब सब्सिडरी फोर्सेस का पेमेंट ये नहीं कर पाए तो इन्होंने इनका जो एरिया था इसे एनेक्स कर लिया, राइट। ये सब चीज़ें यहाँ पर हमने देखी। अब हम बात करेंगे शेर मैसूर के बारे में, जिन्हें हम टीपू सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। मतलब टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप साउथ साइड से हो तो इनके बारे में आपको पता होगा ही। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया दोस्तों, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया था। देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि कंपनी रेयरली, एक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि रेयरली मिलिट्री कैंपेन को लॉन्च किया करती थी किसी भी इंडियन रूलर के अगेंस्ट। बट जब कंपनी को अपने अस्तित्व पे खतरा मंडराता दिखाई देता था तो ऐसे में ये कंपनी प्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके के टकराव से बचती नहीं थी। ये टकराव मतलब ये एक तरह से ये आमने सामने फाइट किया करती थी। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से ही ये बात हमें समझ में आती है। और जो दक्षिण भारत का राज्य है दोस्तों, उस समय का इंडियन स्टेट, जिसे मैसूर कहा करते थे, इसमें जो कुछ चीज़ें वहाँ पर घट रही थी, इससे ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आती है। मैसूर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैसूर पावरफुल बनता है अंडर द लीडरशिप ऑफ इसके जो पावरफुल रूलर थे हैदर अली। और हैदर अली के जो लड़का था, हैदर अली के जो सन थे टिपू सुल्तान। जब ये वहाँ के शासक होते हैं दोस्तों, उस समय में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में था। हैदर अली का शासनकाल अगर हम देखें तो 1761 से लेकर 1782 तक था। और टीपू सुल्तान का शासनकाल अगर हम देखें तो 1782 से लेकर 1799 तक था, 1782 टू 1799, राइट। तो यहाँ पर दो शासक थे, एक थे हैदर अली और हैदर अली के बाद आते हैं टीपू सुल्तान। जैसे ऐसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में दोस्तों मैसूर उस समय काफ़ी ताकतवर राज्य बन गया था। मालाबार तट पे होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में ही होता था। मालाबार तट पे, मालाबार कोस्ट पे जो व्यापार हो रहा था, जो व्यापार होता था, ये इस पर नियंत्रण था दोस्तों मैसूर की रियासत का, मैसूर राज्य का, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियायतों में पड़ने वाले बंदरगाहों पे अपनी रियायत, आई मीन अपनी जो रियायत नहीं रियासत कहेंगे, जो अपनी रियासत थी, इन पे जो बंदरगाह पड़ते थे, इन बंदरगाहों पे जो सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी जिसे कहते हैं, काली मिर्च, इलायची, इनके निर्यात पे रोक लगा दी। इन चीज़ों के निर्यात पे टीपू सुल्तान के द्वारा रोक लगा दी जाती है। अब इसका क्या परिणाम होता है? सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपने सेना का आधुनिकीकरण किया, उसे मॉडर्नाइज करने का काम किया। तो ये स्लाइड हमें टीपू सुल्तान के बारे में बातें बताती है दोस्तों। देखिए टीपू सुल्तान का अगर हम रूल देखें तो 1782 से लेकर 1799 तक था। उसके पहले उनके जो फादर थे हैदर अली, इनका रूल था मैसूर पर 1761 से लेकर 1782 तक। अब देखिए दोस्तों, मालाबार कोस्ट पर जो व्यापार हो रहा था, ये व्यापार अंडर द कंट्रोल ऑफ मैसूर होता था। और यहाँ पर पर्टिकुलरली यहाँ से कंपनी पेपर और कार्डेमम को खरीदा करती थी। 1785 में क्या होता है, टीपू सुल्तान दोस्तों जो चंदन की लकड़ी है, जो सैंडलवुड है, पेपर और कार्डेमम है, इनका जो व्यापार होता है एक तरीके से इसे इनके इनके अंडर जितने पोर्ट आते हैं यहाँ से इसके ट्रेडिंग को रोक देते हैं। और स्पेशली ये डिसअलाउ करते हैं उन लोकल मर्चेंट्स को जो कंपनी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें भी कह दिया जाता है कि आप कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। और दोस्तों टीपू सुल्तान क्या करते हैं कि ये जो फ्रांसीसी व्यापारी थे, इनके साथ इनके संबंध अच्छे होते हैं।
घनिष्ठ संबंध इनके साथ होते हैं और फ्रांसीसियों की मदद से ही ये अपनी सेना का मॉडर्न आधुनिकीकरण भी उस समय पे करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे में क्या होता है, ये सब चीज़ें जब एक साइड में हो रही थी तो टीपू सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो रहे थे, राइट। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक लग रहे थे। एम्बिशियस, एरोगंट और डेंजरस, तो इस तरीके के लोग, कंपनी इन्हें इस तरीके के रूप में देख रही थी। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना ज़रूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों के 4 बार जंग हुई। और दोस्तों, ऐसी स्थिति में मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार लड़ाई होती है। एक होती है 1767 टू 69 में, 1780-84 में, 1790-92 में, और लास्ट लड़ाई होती है 1799 में। जो आखिरी लड़ाई होती है दोस्तों, जिसे बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम के नाम से कहा जाना जाता है, इस बैटल में अंग्रेज़ों को आखिरकार जीत मिलती है। टीपू सुल्तान को इस बैटल में किल्ड कर दिया जाता है। टीपू सुल्तान अपनी कैपिटल को बचाते बचाते इनकी डेथ हो जाती है। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिलती है। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में दे दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी दोस्तों सहायक संधि थोप दी गई, सब्सिडरी अलायंस मैसूर पर भी लगा दिया गया। वॉर विथ मराठा, मराठाओं के साथ युद्ध। देखिए दोस्तों, टीपू सुल्तान की काफ़ी कहानियाँ मशहूर हैं और इस बुक में भी इनके संबंध में एक इमेज बताई गई है, जिस इमेज में एक टाइगर है जो कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल्स को किल कर रहा है, ठीक है, मतलब उस पर अटैक कर रहा है। आप अगर बुक से इस अध्याय को पढ़ोगे तो देखोगे ज़रूर। अब हम बात करेंगे दोस्तों मराठास के साथ जो युद्ध हुए इसके बारे में। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठा ताकतों को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोच रही थी। 18वीं शताब्दी के आखिर तक दोस्तों कंपनी ने जो मराठा पावर थी इसके ओर अपना रुख किया और इन्हें रोकने को, इन्हें ख़त्म करने के बारे में कंपनी सोच रही थी। 1761 में दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और पानीपत की इस तीसरी लड़ाई में मराठाओं की हार हुई थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का जो सपना था, ये सपना चूर चूर हो गया, ये सपना टूट गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में चली गई, राइट। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिकी और प्रशासकीय प्रमुख होता था। तो इस राज्य मंडल का, इस कन्फेडरेसी का इन कन, इस कन्फेडरेसी का जो प्रमुख होता था, ये पेशवा हुआ करता था। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और ये पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीति तज्ञ थे। यहाँ पर दो लोगों के बारे में बताया गया है, एक का नाम है महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, राइट। 18th सेंचुरी में दोस्तों ये दो फेमस मराठा सोल्जर्स और स्टेट्समैन थे। द मराठा वेयर सबड्यूड इन अ वेरियस वॉर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनियों ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, राइट। पहला युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों जो फर्स्ट वॉर हुई ये हुई 1782 में, सालबाई संधि, और ये युद्ध सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ था, जिसमें कोई पक्ष जीता नहीं था। जो दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ये 1803 और 1805 में हुई थी और कई मोर्चों पर इसे लड़ा गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे, राइट। तो दिल्ली सहित कई भूभाग इस लड़ाई में अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। अंततः फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1870 एंड 19 crushed Maratha power. The Peshwa were removed and sent away to Bithur near Kanpur with a pension. अब देखिए दोस्तों, अंततः 1817 और 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठाओं की ताकतों को पूरी तरीके से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया, राइट।
अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का अपना शासन था, कंपनी का अपना नियंत्रण था। द क्लेम टू पैरामाउंटेसी, यहाँ पर अब हम बात करेंगे दोस्तों द क्लेम टू पैरामाउंटेसी के बारे में। कन्फेडरेसी का अर्थ होता है गठबंधन, सर्वोच्चता का दावा, पैरामाउंटेसी। It is clear from the above that from the early 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. तो दोस्तों इससे एक बात भी हमें ये समझ में आती है कि कंपनी ने एक नई पॉलिसी यहाँ पर अपनाई थी जो कि एक तरह से एग्रेसिव थी और कंपनी अपना टेरिटोरियल एक्सपांशन चाहती थी। अंडर द लॉर्ड हेस्टिंग के अंदर, जो कि गवर्नर जनरल था 1813 से लेकर 1823 तक दोस्तों, एक नई पॉलिसी कंपनी ने अपनाई जिसे पैरामाउंटेसी कहा जाता है। अब कंपनी दोस्तों क्लेम कर रही थी कि उसकी जो अथॉरिटी होंगी ये सुप्रीम होंगी, और इस वजह से दोस्तों देखा जाए तो जो इंडियन स्टेट थे, इंडियन स्टेट से भी ग्रेटर कंपनी बन गई। कंपनी अपने आप को इस तरह से दिखा रही थी। उपरोक्त विवरण से ये बात स्पष्ट होती है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी का जो क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति थी, कंपनी इस पर काम कर रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उन्हें अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास रखती थी, अपने पास ऐसा अधिकार है ऐसा मानती थी। यह सोच बाद में अंग्रेज़ों की नीतियों में दिखाई देने लगी थी। राइट, यही सब चीज़ें बाद में अंग्रेज़ों की नीतियों में, उनकी पॉलिसीज़ में दिखाई देने लगी थी। ये जो प्रोसेस थी दोस्तों, ये जो प्रक्रिया थी, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड, इसे ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने चैलेंज नहीं किया। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में ये है, नाउअडेज इट इज़ इन कर्नाटका, कित्तूर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों, और 1829 में उनकी जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिस्पर्धा जारी रखी। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण इस किताब में आगे आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों, इन द लेट ऑफ 1830 ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। अब देखिए क्या होता है, 1830 के दशक के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। रशिया के प्रभाव से ये कंपनी डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज़ अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे दोस्तों, और उत्तर पश्चिमी भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों ने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने 1838 और 1842 में 1838 से 1842 के बीच अफ़गानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी। अफ़गानिस्तान के साथ दोस्तों इन ब्रिटिशर्स की एक लंबी लड़ाई लड़ी जाती है, और वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। तो देखा जाए दोस्तों, तो जो एरिया कंपनी के कब्जे में नहीं था सब कॉन्टिनेंट का, ये भी अब कंपनी के कब्जे में आ रहा था। सिंध को टेक ओवर कर लिया गया था 1843 तक। अब नेक्स्ट था पंजाब का नंबर। राइट, नेक्स्ट कौन सा सूबा था? ये था पंजाब। और देखिए दोस्तों, अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी को दोस्तों ऐसा यहाँ पर आसानी से नहीं करने दिया, कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ भी दोस्तों दो लंबी लड़ाइयाँ लड़ी गई, और आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। तो
1449 में अंग्रेज़ों के द्वारा पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया जाता है। राइट। अब हम बात करते हैं विलय की नीति के बारे में, द डॉक्ट्राइन ऑफ लव्स के बारे में। तो दोस्तों, विलय की नीति, द डॉक्ट्राइन ऑफ लव्स, ये किसके अंडर आई? तो उस समय यहाँ पर थे लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी गवर्नर जनरल थे दोस्तों 1848 से लेकर 1856 तक। राइट। ये इस पॉलिसी को लेकर आए थे जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लव्स। और 1857 का जो एक रिवॉल्ट हुआ था दोस्तों, जो कि मशहूर है, इस रिवॉल्ट के पीछे अगर हम रीजंस देखें तो कहीं हद तक हमें डॉक्ट्राइन ऑफ लव्स भी एक रीज़न देखने को मिलता है। आई होप कि आपको इसके बारे में पता होगा। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से लेकर 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय की नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वारिस नहीं होता है तो दोस्तों ऐसे में उसकी जो रियासत होगी इस पे कब्जा कर लिया जाएगा, इसे हड़प लिया जाएगा और ये रियासत कंपनी का भूभाग बन जाएंगी। इस सिद्धांत के आधार पे अगर हम देखा जाए तो कुछ रियासतों को पर कब्जा किया गया था। सातारा, संबलपुर, कौन कौन सी रियासतें हैं? सातारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। 1854 झांसी अंग्रेज़ों के हाथों में ये रियासतें चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए ये लोग कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसीलिए वे अवध पर कब्जा करने को लिए मजबूर है। देखिए, इस तरीके का रीज़न दिया गया। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा और दोस्तों अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, इसके कुछ रीजंस हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब इसकी जो क्या कहते हैं उसे हम, इसकी तैयारी यहाँ से ही हो रही थी। मतलब यही वो रीजंस थे जिस वजह से अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था हमारे देश में अलग अलग जगह पे उस समय। ओके, नए शासन की स्थापना। देखिए, अब गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1773 से लेके 1785 तक रहते हैं। ओके, एक इम्पोर्टेंट फिगर थे दोस्तों। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ने केवल बंगाल बल्कि बम्बई, मद्रास में भी सत्ता हासिल कर ली थी। तो कंपनी सिर्फ अब बंगाल तक ही लिमिटेड नहीं थी, वो बॉम्बे और मद्रास तक भी अपनी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पे प्रशासकीय इलाकों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसीज कहा जाता था। उस समय दोस्तों 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय थे। तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा दोस्तों जो प्रशासकीय सुधार किए गए, ये सुधार अच्छे थे और न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार इनके द्वारा किए गए थे। 1772 एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर ज़िले में 2 अदालतें होंगी। हर ज़िले में दोस्तों 2 कोर्ट्स होंगे। राइट, हर ज़िले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय ज़िला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करने का काम किया करते थे। मौलवी और पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करने का काम अर्थात उन्हें समझाने का काम किया करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम किया करते थे। तो दोस्तों ये लोग भी काम किया करते थे बट इनका काम भी कलेक्टर के निगरानी के अंडर हुआ करता था। A major problem was that Brahman Pandit give different interpretation of local laws based on the different school of the धर्मशास्त्र। एक बड़ी समस्या यह थी दोस्तों कि जो ब्राह्मण पंडित थे धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या
कर देते थे। इन भिन्नता को खत्म करने के लिए, समरूपता लाने के लिए 1775 में 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन बी हॉलहेल्ड ने इस संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया। एन बी हॉलहेल्ड ने इस संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया था। ये काम 1775 में हुआ था दोस्तों। और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक ऐसी ही संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। राइट, तो ये 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें भी एक प्रावधान था कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाई जाएंगी। भारतीय ज़िले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। और दोस्तों, जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स थे, इसमें जो प्रिंसिपल फिगर हुआ करता था उस समय, सबसे बड़ा ओहदा था कलेक्टर। आई थिंक आज भी इसका इतना ही क्रेज़ है, आज भी इसे सबसे बड़ा ओहदा ही माना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका प्रमुख काम, उसका मुख्य काम लगान और कर को इकट्ठा करना था। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दारोगा की सहायता से ज़िले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये भी इनका काम होता था। उसका कार्यकाल जो होता था, मतलब देखिए दोस्तों, उसकी जो टर्म होती थी, इसके बारे में भी बात करेंगे। बट उसका जो कार्यालय था, ये इसे कलेक्टरेट कहा जाता था। सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र ये बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था। तो एक तरीके से देखा जाए दोस्तों, तो उनका जो कार्यालय हुआ करता था कलेक्टर साहब का, इसे कलेक्टरेट कहते थे। कंपनी की फौज, the company army. Colonial rule in India brought in some new idea of administration and reform, but its power rested in military strength. कंपनी के साथ भारत में शासन शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत ही थी। कंपनी की जो दोस्तों रियल पावर थी, ये इसकी सैनिक ताकत में ही थी, सैनिक ताकत ही थी। मुगल फौज मुख्य रूप से सवार घोड़े पर चलने वाला प्रशिक्षित व्यक्ति, राइट, घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करा देते थे। दोस्तों, अगर आवश्यकता पड़ती थी तो जो स्थानीय जमींदार हुआ करते थे, जो पैदल सोल्जर होंगे, ये सोल्जर अवेलेबल करा देते थे अपने मुगल शासक को। ऐसे इस तरीके से पहले चीज़ें चल रही थी। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, किसानों को दोस्तों भर्ती किया जाने लगा 18th सेंचुरी में, और उन्हें एक तरीके से ट्रेन किया जाने लगा, पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज़ अपनी सेना को सिपॉय, जो भारतीय शब्द है सिपाही से ही बना है, कहते थे, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह से देखिए दोस्तों, इसके पीछे भी एक रीज़न था। हम यहाँ पे 1820 की बात कर रहे हैं, राइट, हम यहाँ पर 1820 की बात कर रहे हैं। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध की तकनीक में बदलाव आने लगे, वैसे वैसे घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत भी कम होने लगी। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं? क्या वो रीज़न है जिस वजह से जो घुड़सवार है, इनकी ज़रूरत अब कम होने लगी थी? इसकी वजह यह है दोस्तों कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और अब पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। तो देखा जाए तो जो घुड़सवार थे, इन घुड़सवार की बजाय जो पैदल टुकड़ी थी, ये दोस्तों ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा था,
उसी तरीके से ब्रिटिशर्स भी अपनी जो सेना होती थी उसे अप टू डेट करने का काम किया करते थे, राइट। तो समय के साथ घुड़सवारों की जो आवश्यकता थी ये कम हो गई और इसके जगह जो पैदल सैनिक थे इनका महत्व बढ़ता गया और चीज़ों में भी बदलाव आया, जैसे कि मैस्कट और मैचलॉक जैसी चीज़ों को यूज़ किया जाने लगा, राइट। 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेज़ एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। In the early of 19th centuries, the British began to develop an uniform military culture. एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास, अनुशासन सिखाया जाने लगा था। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। अब सैनिकों का जीवन दोस्तों पहले से भी ज़्यादा रेगुलेटेड था। ठीक है, पहले कैसे थे और अब किस तरह से थे। इस कोशिशों में कभी-कभी समस्याएं भी आ जाती थी क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। और दोस्तों, जाति और समुदाय की जो भावना होती हैं, इन भावनाओं को कभी-कभी अंग्रेज़ों के द्वारा नज़रअंदाज कर दिया जाता था, बिकॉज़ इनका फोकस था कि पेशेवर सिपाहियों की सेना को खड़ा किया जा सके, राइट। और दोस्तों, इसी वजह से समस्याएं बढ़ जाती थी। भले लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? मतलब यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि सैनिक जो एक समुदाय से बिलोंग करते हैं, वे अपनी समुदाय को छोड़कर क्या सिर्फ एक प्रोफेशनल सोल्जर बन के रह सकते थे? ऐसा हो सकता था? राइट। सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह से देखा। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। 1857 में दोस्तों जो रिवॉल्ट हुआ, ये रिवॉल्ट हमें एक तरीके से झलक दिखाता है, ग्लिम्स दिखाता है कि किस तरीके से सैनिकों की दुनिया थी। इस विद्रोह के बारे में दोस्तों हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करने वाले हैं। सो चैप्टर नंबर 5 इज ऑल अबाउट 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, इसके बारे में एक छोटा सा कंक्लूजन देख लेते हैं जाते जाते, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी थी। एक व्यापारी कंपनी किस तरीके से एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई नई भाप तकनीक के आने से इस प्रक्रिया में और तेज़ी आती गई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगभग लगा करता था। भाप से चलने वाले जहाज़ जब आ गए दोस्तों, तो यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी गई। मतलब जिस काम को 6 से लेकर 8 महीने लगा करते थे, ये काम अब सिर्फ कुछ हफ्तों में किया किया जाने लगा था। ये यात्रा अब इतनी छोटी हो गई थी और इसका पीछे रीजंस था, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी, जैसे कि भाप से चलने वाला इंजन। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ और उनके परिवार जैसे भारत जैसे दूर देश आने लगे थे। पहले यहाँ अगर आना है तो इन्हें आने में ही 6 से 8 महीने लग जाते थे। और 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 83% भूभाग पर, नियरली 83% एरिया पर और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन प्रस्तापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ला चुकी थी। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक स्तर पर पूरे भारत को अपने अंडर कंट्रोल में ला चुकी थी, अपने नियंत्रण में ला चुकी थी। दोस्तों, जिस तरीके से हमने क्लास 7 की बुक में देखा था कि चैप्टर के अंत में आखिर में जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो कुछ चीज़ें इस दौरान घट रही थी, इसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर भी स्लेव ट्रेड के बारे में बताया गया है, दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। देखिए दोस्तों, जो डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर, जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिण सिरे पर स्थित केप के निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,000 से ज़्यादा थी, राइट। ये संख्या 36,000 से ज़्यादा थी। 1824 में केप में आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, ये जो आंखों देखा ब्यौरा एक यात्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया था,
इसके बारे में जानते हैं। आप देख सकते हो आपके स्लाइड में, यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादकों की नीलामी होने वाली है, हम अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए हमने अपनी गाड़ी बैल खरीदने के लिए रोक ली। एक तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादकों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी हमने अपनी बैल हमने अपनी गाड़ी नए नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। ये जिन्होंने ये ब्यौरा प्रस्तुत किया है, ये कहते हैं कि इन्हें पता चला कि पशुओं की और कृषि उत्पादकों की नीलामी हो रही है, इन्हें भी नए बैल खरीदने थे, इसके लिए इन्होंने अपनी गाड़ी रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास एक स्त्री थी जो कि दास थी, और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा, उन्हें अलग-अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल व्याकुल माँ-बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे। इनके जो चेहरे थे दोस्तों, ये हंस रहे थे और उन पर इनसेंसिटिविटी झलक रही थी। तो काफ़ी अलग सा एक किस्सा यहाँ पर बताया गया है इस एनसीईआरटी के बुक में। आई होप कि आपने ये लेसन देखा होगा, ये वीडियो लेक्चर देखा होगा। ये काफ़ी लंबा बन गया होगा, देखते हैं टोटल कितना समय हो गया है। तकरीबन दोस्तों 1 घंटा और 10 मिनट हो गए हैं, 70 मिनट हो गए हैं। बट कोशिश नहीं की है दोस्तों, पूरी तरीके से प्रयास किया है, अटेम्प्ट किया है कि इस बुक में दिया गया हर एक पॉइंट आपके सामने रखा जा सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सब्सक्राइबर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।